कॉलेज से आगे बढ़ते हैं, अब आपके हॉस्टल की बात करते हैं। तो हाँ। थोड़ा जो पीजी हॉस्टल होता है या जो ढाका कॉम्प्लेक्स में तलस्तली हॉस्टल है, राजीव गांधी या और जो हॉस्टल है उनके बारे में थोड़ा और बताइएगा। राजीव गांधी हॉस्टल राजीव गांधी हॉस्टल पीजी के लिए होता है, पीजी स्टूडेंट्स के लिए। इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो यूजी वाले बच्चे होते हैं, ये जो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हैं, तो एक तो उनके पास ऑप्शन होता है कि अगर उनके कॉलेज में हॉस्टल है तो वो लोग वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया मिरांडा हाउस में, जिसमें सिर्फ टॉप 4 चुने गए थे, तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? औरों को भी तो रहना होता है ना, सब छोटी छोटी सिटीज से आते हैं। खासकर गर्ल्स में पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हॉस्टल मिल जाए। फर्स्ट टाइम अगर दिल्ली भेज रहे हैं छोटी सी सिटी से, तो अगर हॉस्टल मिल जाता है तो एक प्लस पॉइंट होता है इस बात पे कि हाँ ठीक है दिल्ली है पर हॉस्टल है, तो उनके माइंड में एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो इस वजह से जो यूजी हॉस्टल है उसी ढाका कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो मुखर्जी नगर जाने में, वो जो पूरा ढाका कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर यूजीएचजी है, अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स। तो वहाँ अप्लाई करते हैं यूजी में बच्चे और फिर उसमें एडमिशन लेते हैं। उसी ढाका कॉम्प्लेक्स के अंदर हॉस्टल है राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स, आरजीएचजी, वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स। और अंबेडकर गांगुली है, वो भी गर्ल्स है और वो भी पीजी के लिए है। उसमें मैक्सिमम सीट्स एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं, खासकर एसटी। एक या दो सीट ही थी लॉ के लिए जो मैंने देखा था। और उसके बाद इंटरनेशनल हॉस्टल है, वहीं उसी ढाका कॉम्प्लेक्स के अंदर है। उसमें भी कुछ सीट्स होती हैं जनरल वालों के लिए और ज़्यादातर होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फिर एक है यूएचडब्ल्यू यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन, जो मिरांडा हाउस हॉस्टल के जस्ट सामने है, ब्लू कलर का गेट यहाँ से पड़ता है। फिर जब आगे जाओ आप यूएचडब्ल्यू के आगे और राइट साइड में टर्न हो जाओ, जो वो गोयर हॉल वाली वो रोड है, कौन सी, जीसी नारंग है शायद वो रोड, आई थिंक, कंफर्म नहीं पर शायद जीसी नारंग है। तो उसमें पड़ता है मेघदूत हॉस्टल। तो ये सारे जितने हैं, यानी कि यूजी एचजी को छोड़ के जो ढाका कॉम्प्लेक्स के अंदर है, बाकी सारे पीजी स्टूडेंट्स के लिए हैं, पीजी गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज भी हैं, गोयर हॉल है और ज़्यादा नाम नहीं मुझे याद, लेकिन हाँ अगर किसी को ये पता करना है कि हॉस्टल कितने हैं, कहाँ हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कैसे ये सब कुछ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट में जाओ du.ac.in, और वहाँ पर एमेनिटीज़ के अंदर हॉस्टल्स करके है, हॉस्टल में क्लिक करो तो वहाँ पर सारे जितने भी हॉस्टल हैं ड्यू के, मेंस विमेन सारे वहाँ पर एक जगह पे हैं। और वहाँ जो उस हॉस्टल में, मतलब उस लिंक पे क्लिक करो, आपको डायरेक्ट उस हॉस्टल की वेबसाइट पे वो मतलब डायरेक्ट आप चले जाओगे वहाँ। तो इस तरह से एक जगह पे सारा है ड्यू की वेबसाइट पे, फिर उस हॉस्टल में जाकर उस हॉस्टल के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी। जैसे सपोज आपको आरजीएचजी की लेनी है, तो आप आरजीएचजी की वेबसाइट में पहुंचे और वहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लो। जैसे सपोज, जैसे जिन लोगों को एडमिशन लेना है, एलएलबी में एडमिशन लिया या किसी भी पीजी कोर्स में एडमिशन लिया, एमए एमएससी किसी में भी, सबके लिए है वहाँ। तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इतनी सीट्स हमारे कोर्स के लिए हैं, रिजर्व हैं यहाँ पर। वो एनेक्सर 1 में, शायद एनेक्सर 1 में पूरा वो दिया है, तो आपको पता चल जाएगा इतनी सीट्स हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन करके, कितनी जनरल के लिए, कितनी एससी के लिए, कितनी एसटी के लिए, सारा पूरा चार्ट बनाओ। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा एक बार गो थ्रू हो जाओ तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर फिर उसके बाद जैसे सब जो लोग एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं, तो जैसे ही आपने एलएलबी में एडमिशन मतलब वही एक दिन या 2 दिन लगभग लग जाता है, आपने फी सबमिट की, आपको फी रिसिप्ट मिल गई। फी रिसिप्ट मिलने के, मतलब फी रिसिप्ट आपके हाथ में आने के विदिन 7 डेज, यानी कि अपने पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के 7 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म सबमिट करना होता है उस कंसर्न हॉस्टल में जहां आपको एडमिशन लेना है। तो ये सभी में ऑलमोस्ट सभी, जितने गर्ल्स का मुझे पता है, बॉयज का मुझे कंफर्म नहीं है, पढ़ा था तो पर अभी भूल गया। पर गर्ल्स जितने हैं, ये जितना मैंने बताया, मेघदूत, यूएचडब्ल्यू, आरजीएचजी, अंबेडकर गांगुली, इंटरनेशनल, इनमें आपको विदिन 7 डेज फॉर्म भरना है। और फॉर्म कहाँ मिलेगा? वो उसी हॉस्टल के, जो आप ड्यू में जाओगे और ड्यू से आप वहां पर फॉरवर्ड होगे उस हॉस्टल की वेबसाइट में, तो उस हॉस्टल
मतलब उस हॉस्टल की जो वेबसाइट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक पीडीएफ मिलेगा और एक हॉस्टल एडमिशन फॉर्म का बुलेटिन मिलेगा। तो वही हम लोग के टाइम पे तो नॉर्मल सिचुएशन थी 2018 में, तो हम लोग का एडमिशन वही जुलाई अगस्त में हो गया था। तो जुलाई अगस्त में हो गया था, तो उसी वक्त जैसे एडमिशन स्टार्ट होते हैं हॉस्टल्स एडमिशन फॉर्म आउट कर देते हैं। आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करो, उसको भरो, उसमें अपनी जो फर्स्ट ईयर हैं, जो एलएलबी के फर्स्ट ईयर हैं, वो लोग अपनी जो हमें वो मेरिट लिस्ट नहीं आती है प्रॉपर, उसमें हमारा नेम होता है, इतनी रैंक और इतने मार्क्स, उस पेज को, उस पर्टिकुलर पेज को, जिस पेज में आपका नाम है उसका प्रिंट आउट निकाल के और अपने नेम पे गोला लगा के ऐसे मार्क करके उसको लगा दो, अपने ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट लगा दो, और उस फॉर्म में और जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट लिखे होंगे फॉर्म में ही लिखे होंगे कि इतने आपको अटैच करने हैं, वो सारे होने चाहिए। क्योंकि उनमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा ज़्यादा वो क्रिएट करते हैं इशू कि नहीं इसको लेकर आओ, क्योंकि वो लोग तो मौके ढूंढ रहे होते हैं, मतलब जितना मेरा अनुभव, मौके ढूंढ रहे होते हैं कि क्या इसका हम कमी निकालें और इसको दोबारा भेज दें और फिर इसको एक सीट हमारी बच जाए, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं पीजी के। तो ये सब कुछ मतलब वो अलग ही अनुभव होते हैं हॉस्टल वाले। यूजी के हॉस्टल लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मिरांडा हाउस वाला, उसमें बस फॉर्म भर दिया, उसमें सब कुछ एकदम क्लियर था, मेरिट आ गई, जाके फीस जमा कर दो, 19 तारीख को अपनी एंट्री दे दो। पर यहाँ यहाँ पर फिर हाँ, तो उसके मैंने क्या क्या बताया, अपना एडमिशन, अपना वो मार्कशीट दो, अपनी मेरिट लिस्ट वाला वो पेज दो, और वो हॉस्टल फॉर्म भरो। फॉर्म में आपको अपने कॉलेज के जो पीआईसी होंगे, जैसे अगर लॉ फैकल्टी है तो वहाँ के, या अगर आर्ट्स फैकल्टी में एमए में लिया है तो वहाँ, या एमएससी में लिया है तो साइंस फैकल्टी, तो वहाँ के जो आपके डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उनका साइन करवाओ। फिर उस डिपार्टमेंट का साइन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो बनवाओ, और उसके बाद आपके फादर एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या रिटायर्ड हैं, 3 कैटेगरी, तीनों में से जिस भी कैटेगरी में आते हैं उनका वो भर के, और अगर वो रिटायर्ड हैं तो उनके खुद के साइन, शायद ऐसा ही है वहाँ लिखा है, और अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो किसके अंडर में एम्प्लॉयड हैं उनके साइन, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनके साइन। तो वो पूरा वो फॉर्म जो भी कैटेगरी में आते हैं वो भर के उसको भी भरो। अगर रिटायर्ड हैं तो उसके लिए जो नियरेस्ट आपके पब्लिक ऑफिसर हैं, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर जो भी क्लास 1 ऑफिसर है उनका साइन चाहिए होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में शायद वही चाहिए होता है, और एम्प्लॉयड में आप जिसके अंडर में एम्प्लॉयड हो उसका। तो इतना इतना आपको भरना है। उसके बाद फिर इतना हो जाएगा, मेडिकल फिटनेस हो गया, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट चाहिए होता, सॉरी गेस्ट बोल रही हूँ, लोकल गार्जियन चाहिए होते हैं। मतलब कि दो लोकल गार्जियन होने चाहिए दिल्ली में, आपके लोकल गार्जियन जिनका आपको एड्रेस, और जो लोकल गार्जियन है उनका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ वो करके देना है। दोनों का उसी टाइम होना चाहिए, एक होगा तो वो लौटा देते हैं। हम लोग कहते हैं कि एक ले लो। हाँ हाँ हाँ, ये जो लोकल गार्जियन वाला कॉन्सेप्ट है तो यूजी हॉस्टल हो या पीजी हॉस्टल हो दोनों में चलता है। हाँ यूजी में भी, यूजी में एक था, हम लोग से यूजी में एक लेते थे और पीजी में 2 ले रहे थे, ये जितने यूनिवर्सिटी हॉस्टल थे उनमें। तो दोनों का वो और उनके साइन वो दोनों चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में जितना हो सके उतना एक्यूरेट रहो तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से भी कभी कभी डिस्क्वालीफाई, मार्क्स तो फर्स्ट हैं ही, वो तो होने ही चाहिए, वो तो मेरिट उसी के बेस पे तैयार होती है। इतना करके आप विद इन 7 डेज जमा कर दो हॉस्टल में। और जब हॉस्टल में आप जाओगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है पहले 150 रुपीज़ का, जनरल वालों के लिए 150 होता है, और आई थिंक कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज़ होता है, या कैटेगरी वालों का हाँ शायद 100 ही होता है। उसको तो हो वो सकता है कर, थोड़ा फीस में चेंज भी आ जाए हाँ टाइम आप के फीस साथ, में चेंज आ थोड़ी सकता है, वो बहुत। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको कि कितनी क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, उस टाइम पे इतनी थी। उसको रजिस्ट्रेशन कर वहाँ होता है कंप्यूटर में, या अपने फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन रहता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उस फॉर्म को वहाँ दे दो ऑफिस में, मतलब, और हाँ ऑफिस में ही जाना होता है। जैसे 2-3 हॉस्टल में भी अप्लाई कर सकते हो आप, मेघदूत में भी कर दो, यूएसडब्ल्यू में भी कर दो, राजीव गांधी में भी कर दो। अम्बेडकर गांगुली इंटरनेशनल में हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि अम्बेडकर गांगुली में लॉ की सिर्फ एक ही सीट थी, तो वो करना कुछ फ्रूटफुल नहीं लग रहा था। वहाँ की रजिस्ट्रेशन फीस जो चार्ज था वो भी काफ़ी ज़्यादा था,
तो हम लोगों ने सोचा होना तो है नहीं अम्बेडकर गंगोली में, तो यहाँ नहीं करेंगे। अम्बेडकर गंगोली इंटरनेशनल में नहीं किया था, बाकी 3 में जनरली सब करते हैं। तो इन तीनों में कर दो, फॉर्म दे दिया, उसके बाद फिर ये पूरी प्रोसीजर, ये काम खत्म। फिर लगभग 10 या 15 दिन बाद फिर वो लोग लिस्ट निकालना शुरू करते हैं, एक लिस्ट, तो 2 लिस्ट। जितने हाँ जितने हॉस्टल होते हैं उतने अलग-अलग फॉर्म्स भरने होंगे और उतनी डिफरेंट फीस भी सबमिट होंगी। हाँ, सारे हॉस्टल के अलग अलग फॉर्म है। जैसे मेघदूत है तो वो अपना फॉर्म अलग निकालता है अपनी वेबसाइट में, यूएसडब्ल्यू अपना अलग निकालता है। यूएसडब्ल्यू का तो जब हम लोगों ने लिया था, सॉरी, हम लोगों ने लिया था तो वहीं पर मिला था, मतलब उन्हीं की विंडो से ही वो लोग 150 रुपीज में देते थे। और राजीव गांधी और मेघदूत का ऑनलाइन डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लो। आपका अभी भी आपका नहीं पता अब क्या सिचुएशन है, पर 3 साल पहले तो ऐसा था, पर वेबसाइट में तो होता है। उसके बाद फिर वो लोग लिस्ट निकालना शुरू करते हैं, एक लिस्ट, एडमिशन लिस्ट 1, एडमिशन लिस्ट 2, एडमिशन लिस्ट 3, इस तरह करके 2-3 लिस्ट आती हैं। और ये पूरी प्रोसीजर अक्टूबर तक चलती है, यानी कि आप जुलाई या अगस्त में आप भर दोगे। उसके बाद ये पूरा अक्टूबर नवंबर तक, मतलब नवंबर तक भी एडमिशन होते हैं। और वो तो गेस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी होता है यहाँ हॉस्टल में, वो चलो बाद में डिस्कस करूंगी, मैं पहले यहाँ ये कर देती हूँ। तो फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद लिस्ट निकलनी शुरू हुई। उसके बाद आप रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहो, वेबसाइट में लिस्ट आ जाती है, या फिर यूएसडब्ल्यू में तो वहां पर भी लगा देते हैं, पर उसके जस्ट बाद वेबसाइट में भी आ जाती है, नोटिस पोर्टल पे आती रहती है, एडमिशन लिस्ट 1, एडमिशन लिस्ट 2 करके। तो उसमें अगर आपका नाम आ जाता है वहां पर, तो आप फिर उसी जो लिस्ट होगी उसी में नीचे इंटरव्यू डेट लिखी होगी कि इस डेट को इंटरव्यू होगा। तो उस डेट को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आपने वहाँ लगाए हैं वो सारे ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल और वो सब कुछ लेकर अपना पहुंच जाओ वहाँ। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसा इंटरव्यू नहीं होता कि क्वेश्चन पूछेंगे, वो लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे हॉस्टल में रहने के लिए वो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मतलब जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो बस वेरीफाई करेंगे, हाँ सारे सब कुछ लगाया है ना तुमने, कुछ भी मिसिंग तो नहीं है। जैसे कभी कभी हो जाता है कि जो लोग फॉर्म सबमिट कर रही होती हैं वो नहीं चेक कर पाते हैं कि लोकल गार्जियन के हैं या नहीं है, गलती से, वरना वो कोशिश करते हैं कि सब कुछ अभी हो, वरना वो लौटा देते हैं, फॉर्म नहीं लेती हैं वो लोग। हाँ, जब सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे होते हैं उनको कभी कभी कंसेशन दे देती है कि चलो एक लोकल गार्जियन तुमने लगा दिए हैं, एक इंटरव्यू टाइम पे लेकर ही आना। कुछ वो उनके मूड पे डिपेंड करता है, पर ये है तो यही कि सब कुछ ही लगा कर दो। फिर इंटरव्यू में जाओ और इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे। और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर वो लोग आपको डेट बता देंगे, इस डेट को, डेट क्या, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद ही फीस सबमिट कर दो हॉस्टल की जो जितनी भी होती है। राजीव गांधी की फीस जो थी वो थी 12,000 एनुअल है, पर वाईफाई नहीं मिलता है राजीव गांधी हॉस्टल में, वाईफाई नहीं है। और एक और कोई चीज़ है जो नहीं है, इस वजह से मतलब प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने, तो 10,400 कर दिया था, मतलब एनुअल फीस करंट में 10,400, इस साल भी यही होनी चाहिए, लास्ट ईयर तक यही थी 10,400। और 10,400 एनुअल है, और 6,100 रुपीज़ क्वार्टरली लगती है, और 2,888 यानी कि 2,888 ये मेस चार्ज होता है। तो जैसे हम लोग के मिरांडा हाउस में था कि इकट्ठे पूरे 24 से 25,000 रुपए सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ले लेते थे, फी रिसिप्ट बन जाती थी, बस कोई टेंशन नहीं, पूरे 6 महीने रहो, उसके बाद फिर आप जाओ, फिर 6 महीने बाद फिर जमा करो, 6-6 महीने का लेते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ सब कुछ, यहाँ स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन लेते हो जुलाई में, अगस्त में, जब भी, तो आप पूरा मतलब कि 10,400 एनुअल, 6,100 क्वार्टरली, और 2,888 अपना उस महीने का मेस चार्ज, और 3,500 रुपये एडवांस मेस चार्ज लेते थे, जो वो लोग लास्ट में एडजस्ट करते थे, मतलब ईयर के लास्ट में करते थे। और 7,000 सिक्योरिटी फीस होती थी, जो लास्ट में आपको रिटर्न हो जाती है। इतना पूरा जमा करवा लेते हैं, जब आपने इंटरव्यू हुआ उस दिन या दूसरे दिन, जब भी आपको करना है कर दो, और उसके बाद फिर आप आ जाओ, अपना सामान लेके शिफ्ट हो जाओ। फिर हर 3 महीने में आपको 6,100 देने होंगे, हर क्वार्टरली, यानी कि 4 बार 6,100 देने होंगे। 10,400 तो एक बार दे दिया, वो हो गया। और हर महीने 2,888 देना होगा मेस चार्ज। तो यहाँ इस तरह से करके पूरा साल ये मतलब इस प्रोसीजर से चलता है।
और यहाँ जो टाइमिंग है हॉस्टल एंट्री की वो 10 बजे तक है पीजी वालों की। यूजी वालों जो यूजी एचजी है उनकी भी 8 बजे थी, उनकी 8 बजे तक थी, और जो पीजी वाले थे उनकी 10 बजे तक थी। और उसके बाद जो लेट नाइट, जो मिरांडा हाउस में लेट नाइट 10 तक था, वो यहाँ, लेकिन मिरांडा हाउस में शायद लास्ट ईयर या लास्ट ईयर चेंज हुई थी टाइमिंग, वो पिंजरा तोड़ जो हुआ था, तो उसका आइडिया नहीं मुझे क्या हो गई थी, पर शायद 8 या 9 हो गई थी वहाँ पर। हमारे टाइम पे, हमने 2015 पे वो था। और इसमें राजीव गांधी में 10 बजे है, अभी भी 10 बजे है, और 12 बजे तक लेट नाइट है। अगर आप लेट नाइट लीव फॉर्म भर देते हो तो 12 बजे तक है। और लीव लेने का यहाँ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब शुरुआत में आपको जब फर्स्ट आपका ईयर होता है वहाँ, तो शुरुआत में तो बहुत दिखाते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं लीव के, ऐसा है वैसा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपको आज की लेनी है तो आप जाओ, वहाँ मेस में बैठी होती हैं हाउसकीपर मैम, तो उनके रजिस्टर में बस लिख दो फ़ोन नंबर और वो, और लीव अपनी लगा दो, 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन की, बस वहाँ लीव ऐसा हो जाता है। और गेस्ट का जो है वहाँ राजीव गांधी में कि आप मानो कि नाइट स्टे करवाना है किसी फीमेल गेस्ट को, तो अगर फीमेल गेस्ट को नाइट स्टे करवाना है तो उसके लिए मैक्सिमम 3 नाइट्स का स्टे हो सकता है। 3 नाइट्स का स्टे हो सकता है, जिसमें 150 रुपीज़ पर नाइट का चार्ज होगा अगर आपकी फीमेल गेस्ट नॉन ड्यू स्टूडेंट है। अगर ड्यू स्टूडेंट है आपकी फीमेल गेस्ट, तो आपका 100 रुपीज़ 75 रुपीज़ चार्ज लगेगा स्टे का, सिर्फ स्टे का। खाना पीना इसमें इंक्लूडेड नहीं है। खाने के लिए आपको अलग से कूपन लेने होंगे मेस में, ब्रेकफास्ट का अलग, 50 रुपीज़ का डिनर और लंच होता है, 15 रुपीज़ का स्नैक्स होता है, और शायद 30 ऐसे कुछ करके ब्रेकफास्ट होता है। तो वो अलग अलग कूपन वहीं मिलते हैं मेस में उस गेस्ट के लिए। और अगर सपोज नाइट स्टे नहीं है, सिर्फ विजिटिंग करनी है किसी गेस्ट को, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो अगर फीमेल फैमिली मेम्बर है या फीमेल फ्रेंड्स हैं तो उनको आप अंदर ला सकते हो सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक में आपके रूम में वो रह सकते हैं। सिर्फ नाइट स्टे के लिए वो 150 और 75 का चार्ज था, डे के लिए नहीं है। डे में पूरा दिन वो आपके साथ रूम में रह सकती है, आपकी फीमेल फ्रेंड या फीमेल फैमिली मेम्बर। और उसके बाद अगर मेल फ्रेंड है या फिर मेल फैमिली मेम्बर है, तो वो शाम के 5 बजे से 8 बजे तक आप उनसे मिल सकते हो। उसके लिए हॉस्टल के, जैसे ही हॉस्टल एंटर करो तो विजिटिंग रूम बना हुआ है, वहाँ पर आप बैठो, बातें करो, डिस्कस करो, जो भी करना है करो। लेकिन उस प्रीमाइस के अंदर मेल फ्रेंड्स नहीं आ सकते, वहाँ पर वॉचमैन लगे होते हैं, फैमिली मेम्बर भी नहीं आ सकते, वहीं तक है। और राजीव गांधी हॉस्टल का अगर मैं वो दूँ कि फीडबैक। मेरा फीडबैक, तो उसमें वहाँ का खाना 5, मतलब उसको अगर मैं दूंगी 5 में से 5 मार्क्स, खाना बेस्ट था। और उसी खाने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इससे मिरांडा हाउस में बाकी सारी फैसिलिटीज अच्छी थी, मतलब वहाँ मिरांडा हाउस में ऐसा था ना कि सब कुछ हाथ में लाकर दे रहे थे हम लोगों को वहाँ, मतलब लॉन्ड्री भी आपकी ले आओ सब कुछ करके देते थे, सब कुछ बिल्कुल फिनिश होता था। हाँ, रूम की सफाई खुद ही करनी होती थी मिरांडा हाउस में भी और राजीव गांधी यानी कि पीजी हॉस्टल में भी। और लेकिन खाने की जो क्वालिटी होती थी वो थोड़ा वहाँ गड़बड़ होती थी कभी कभी, पर ठीक था। सबसे बड़ी दिक्कत थी मिरांडा हाउस के खाने की रोटियां, क्योंकि वो रोटी उसमें बनाते थे मशीन में, तो उस वजह से वो हम लोग ज़्यादा खा नहीं पाते थे। पर राजीव गांधी हॉस्टल का खाना बेस्ट था, क्वालिटी बेस्ट थी। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी कि हर महीने मेन्यू चेंज करते थे ये लोग, तो इस वजह से हम लोग को बोरियत नहीं होती थी कि वही खाना। जैसे मिरांडा हाउस में अगर अभी आप चले जाओगे ना तो वही मेन्यू होगा जो मैं बता दूंगी कि फ्राइडे को और ये अभी भी वहाँ वही है। पर राजीव गांधी में खाना उतना ही होता था, लेकिन वो लोग चेंज कर देते थे, मतलब एक महीने अगर मंडे को कुछ दे रहे हैं तो मंडे वाली रेसिपी वो अगले महीने ट्यूसडे को देंगे या फ्राइडे को देंगे, तो माइंड चेंज हो जाता है, तो थोड़ा खाने में इंटरेस्टिंग लगता है। पर खाना भी वहाँ का अच्छा होता था, बहुत अच्छा होता था खाना। बस लोगों को एक ही शिकायत होती है राजीव गांधी से जनरली, मुझे तो नहीं थी, पर एक जनरल बताऊं कि वहाँ का जो जैसे मिरांडा हाउस में 2 फैन होते थे रूम में, दोनों बेड के ऊपर एक एक होते थे। कूलर वूलर रखने का तो, कूलर इन सब का तो कोई कुछ अलाउ नहीं था,
इतनी गर्मी में हम लोग को टॉप फ्लोर में रख दिया था वहाँ फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग वहीं थे। लेकिन दो फैन थे, दोनों के रूम पार्टनर्स के फैन होते थे, पर राजीव गांधी में सिर्फ एक फैन सेंटर में। और जो वहाँ के बेड हैं वो भी जो नहीं होते हैं, लोहे के टाइप के होते हैं, ऐसे कंजस्टेड टाइप के, उस टाइप के थे। फोल्डिंग बेड टाइप। हाँ, फोल्डिंग बेड टाइप थे, पर वो फोल्डिंग था नहीं। नीचे उसमें एक वो लगा हुआ था, बेस लगा हुआ था कि अपनी सामान भी रख लो वहाँ, पर वो था बहुत कंजस्टेड, बहुत छोटा सा था। तो इस वजह से, और रूम्स भी नॉर्मल नॉर्मल था, मतलब कुछ खास नहीं। लेकिन हाँ, बाकी बाहर के लॉन्स और ग्रीनरी और ये सब कुछ सब मेंटेन था, गार्डन थे, स्पेस बहुत है राजीव गांधी में। और क्योंकि ये कैंपस से थोड़ा सा अलग है, एकदम पीसफुल है। मतलब आप हॉस्टल पहुंच जाओ, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, बस हर जगह मतलब एकदम पीस है, कोई टेंशन नहीं। जैसे यूएसडब्ल्यू वगैरह में जस्ट सामने से मेन रोड है, तो उतना उतना स्पेस नहीं मिल पाता यूएसडब्ल्यू वाले में, अंदर है। लेकिन इसमें राजीव गांधी हॉस्टल में अंदर बहुत स्पेस है। और मिरांडा हाउस हॉस्टल और राजीव गांधी हॉस्टल, अगर इन दोनों में देखा जाए, तो मिरांडा हाउस हॉस्टल में मतलब जो मैंने देखा, जो ऑब्जर्व किया, वहाँ बहुत कम बच्चे थे जो एक्सरसाइज और मतलब जो ये हेल्थ एक्टिविटी होती है उन पे ध्यान देते हैं। ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि यूजी में आए होते हैं घर से इतने दिनों बाद, तो सोचते हैं क्या ये एक्सरसाइज और हेल्थ ये सब कुछ करना है, हटाओ खाओ पियो और सो तो ये होता है। पर पीजी में पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हेल्थ पे काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आरजीएचजी में बेयरली ही कोई रूम होगा जहां पर 10 या 11 बजे के बाद लाइट चले, यानी कि सारे बच्चे रात में, मिरांडा हाउस में कोई बच्चा रात में नहीं सोता था, सब रात भर जगते थे और दिन में सोते थे। मतलब जब भी दिन में चले जाओ सोते हुए मिलेंगे फर्स्ट ईयर ज्यादातर, हमने भी किया है। लेकिन राजीव गांधी में हॉस्टल में वहाँ सब सुबह जगते थे, और ज्यादातर लोग रनिंग एक्सरसाइज ज्यादातर करते थे, बहुत कम थे जो नहीं करते। और वहाँ रनिंग और एक्सरसाइज करने का स्पेस भी काफी अच्छा है, मतलब हॉस्टल के चारों तरफ रोड है, वहाँ प्रॉपर रनिंग कर लो। एक्सरसाइज करने के लिए गार्डन है, वहाँ गार्डन कर लो। एक्सरसाइज करने के लिए तो मिरांडा हाउस में भी लॉन्स अच्छे थे, लेकिन रनिंग करने की जगह थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत था। लेकिन राजीव गांधी में बहुत स्पेस था। जनरली एट रूम में 2 लोग रहते हैं, 2 हम्म मेंबर्स। अभी कोविड टाइम पे राजीव गांधी में रूल बन गया है कि सिर्फ एक रूम में एक ही मेंबर रहेगा कोविड में, पर पहले तो दो थे। तो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो ये आपका फाइनल मैसेज फॉर द एस्पायरेंट्स जो सोच रहे हैं अभी भी डाउट में, ड्यू में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या उनके पेरेंट्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? तो पेरेंट्स को डर रहता है कि दिल्ली है, दूसरा शहर है, बड़ा शहर है, कैसे रहना होगा, इस टाइप से जो एक फियर वाला माहौल रहता है, उसमें कुछ आप कहना चाहें? हाँ, तो उसके लिए तो मेरे ड्यू एस्पायरेंट्स जितने हैं, उनसे मेरा फाइनल मैसेज यही है कि ज़रूर आओ, ड्यू आना चाहिए आपको। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हम जैसे लोग जो एक छोटी सी सिटी में होते हैं, मतलब ज़्यादा दायरा इतना ब्रॉड नहीं होता है। स्कूल जाना, घर आना, पढ़ाई करना, मार्क्स लाना, बस इतनी ही लाइफ होती है, उतने में लाइफ सिमट जाती है। सुबह से शाम तक स्कूल, शाम से सुबह तक पढ़ाई, फिर स्कूल, इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते हम लोग। जब आप यहाँ आओगे और खासकर ड्यू में आओगे, आपको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉ फैकल्टी में कितनी वैरायटी के लोग मुझे देखने को मिले, तो आपका दिमाग एक्टिव होगा, आप सोचोगे कि हाँ अच्छा ऐसे भी लोग हैं, तो आप मतलब ऐसा सोचना बंद कर दोगे, मतलब किसी किसी भी चीज में बहुत जल्दी कंक्लूजन निकालना बंद कर दोगे आप। तो हम लोग की पहले आदत होती है, जब हम लोग पहले ड्यू के पहले, हम लोग जैसे कोई चीज देखते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, तुरंत कंक्लूजन चाहिए होता, पेशेंस नहीं होता था। पर जब आप चीजों को सोचोगे, अलग अलग तरह के लोगों को देखोगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम बात नहीं कर पाते हैं ज्यादातर लोगों से, तो हम लोग भी उसी कैटेगरी में थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन इस हेलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ सीख नहीं पाओगे। हम लोग बात करते थे लोगों से, लेकिन उससे ज्यादा ऑब्जर्व करना होता है। मतलब अगर आप बैठ जाओ, देखो लोगों को, बस जनरली देखो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अनुभव मिलेगा। बात भी करो जिससे जो जरूरत है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो हम लोग का मिरांडा हाउस था, हम लोगों ने बहुत सारे सीनियर से बात की, आपने क्या किया, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा ये सब कुछ। उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से थोड़ा सा रिजर्व होना शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ा
पढ़ाई पे फोकस होने लगा, इस वजह से सिर्फ ऑब्जर्व करते थे। तो जब हम लोगों को देखते हैं कि अच्छा इस टाइप के लोग भी हैं, इस टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग ऐसा करते हैं, ऐसे लोग ऐसा करते हैं, तो एक बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होती है। और हॉस्टल में आके एक होता है ना कि लोगों को समझना, पेशेंस रखना और अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहना, उनको डील करना, वो सब कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम पहले मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हर एक स्टूडेंट्स को हॉस्टल में और जहाँ भी है पीजी में जैसे भी है, लोगों के साथ जरूर रहना चाहिए, उनके साथ डील करना, मतलब एक डीलिंग वाली वो हैबिट बन जाती है, स्किल आ जाती है। तो वो चीज़ इस वजह से बहुत ज़रूरी है डीयू आना। और पेरेंट्स वाला इशू होता है, हम लोगों के यहाँ भी हुआ था। हम लोगों के साथ तो ऐसा केस था कि पहले तो स्टार्टिंग से था कि लॉ करना है, क्लैट दिया, क्लैट में नहीं हुआ। उसके बाद और एक दो एंट्रेंस दिए थे जो यहाँ एमपी में इंदौर में जीजाजी बाई सिंधिया लॉ कॉलेज था शायद, तो वहाँ मेरा हो गया था 5 ईयर लॉ में। वो मुझे मैसेज मिला था कि मेरा मतलब मेरा नाम आ गया है। जिस दिन मैं मिरांडा हाउस में एडमिशन लेकर आई थी, दिल्ली में थी, उस दिन मैसेज आया था। तो घर घर से तो यही था कि एमपी में ही मिल गया है, इंदौर में ही मिल गया है। और एक होता है ना पेरेंट्स में कि अपने स्टेट में ही रहो, और क्या कहते हैं, इंदौर में आना जाना रहता है पेरेंट्स का, तो कहते हैं कि इंदौर में रहो, तुम आना जाना भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। दिल्ली दिल्ली एकदम है नहीं इतना कुछ दिल्ली में, मतलब मुझे तो दिल्ली सबसे ज़्यादा सेफ लगती है। मतलब मैं यहाँ एमपी में जबलपुर सिटी में भी गई, जबलपुर जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ भी गई, इलाहाबाद में भी गई, और भोपाल भी गई थी। ज़्यादा नहीं गई थी, तो थोड़े टाइम के लिए गई थी, स्कूल की तरफ से गई थी। तो भोपाल तो ठीक था, पर जबलपुर से भी ज़्यादा सेफ सिटी मुझे दिल्ली में लगता है, सेफ लगता है। जब जब जैसे हम लोग दिल्ली में एंटर करते हैं, वैसे ऐसा लगता है कि अपना शहर है मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता। और ये अभी नहीं लगता, तब भी लगता था जब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब मिरांडा हाउस में थे, तो हम लोग जाते थे यहाँ से। तो क्या कहते, और फिर ये तो पेरेंट्स का फिर यही था उसमें इंदौर वाले में कि इंदौर वाले में ले लो, लॉ तो करना ही है तुम्हें 3 साल के बाद, तो यहीं से लॉ कर लो। फिर हम लोगों ने सर्च किया, वो इंदौर का जो लॉ कॉलेज था वो कुछ खास नहीं था, उसमें 3 साल पहले ही वो 5 ईयर BA LLB स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, DU से ही लॉ करेंगे, क्योंकि थोड़ा टीचर्स चाहिए होते हैं मेन अच्छे। तो फिर हम लोगों ने मिरांडा हाउस में लिया, और उसमें मेरे ब्रदर ने फॉर्म भर दिया था, किसी से नहीं पूछा था, बस फॉर्म, क्योंकि वो गाजियाबाद में थे, दिल्ली में नहीं थे, गाजियाबाद में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, उन्होंने बस फॉर्म भर दिया था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे एडमिशन लेने। तो जब हम लोग दिल्ली जाते थे, वहाँ से आते थे या जाते थे, तो पेरेंट्स के मन में रहता था कि कैसे कैसे कैसे। पर फिर धीरे धीरे उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, दुनिया ऐसी है, बदल रही है, समय बदल रहा है। और मेरे ब्रदर का भी सपोर्ट मिल गया, यहाँ थे, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हो गया। लेकिन उनका पेरेंट्स का ये होता है कि हॉस्टल मिल जाए, हॉस्टल मिल जाए। गर्ल्स के मामले में ज़्यादातर होता है हॉस्टल मिल जाए। तो अब ज़रूरी नहीं होता कि हॉस्टल ना मिले, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे थे यूजी में जिनके साथ ऐसा भी था कि अगर हॉस्टल नहीं मिला तो आप नहीं रहोगे, मतलब आप नहीं रह पाओगे दिल्ली में, क्योंकि बाहर रहने में, बाहर थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है ना, और हम लोग मिडिल क्लास होते हैं तो इतना नहीं बियर कर पाते। अब सोचो 10, उस समय जो हम लोग के फ्रेंड्स रहते थे बाहर पीजीज में, उनका 10 से 15 हज़ार रुपये, 10 या 12 हज़ार रुपये पर मंथ उनका रूम रेंट था, और हम लोग का 5 हज़ार में सब कुछ हो रहा था यहाँ रांडा हाउस हॉस्टल में। तो एक ये भी फैक्टर हो जाता है। तो हम लोगों, मतलब पर्टिकुलर मेरे दिल्ली में रहने के पीछे के बहुत सारे कारण थे, सिर्फ एक कारण नहीं था। मैं तो सिर्फ नहीं ही थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। मतलब ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि परमात्मा की इच्छा होती है कि, और उस वजह से सब चीज़ें होती जाती हैं और आपका रास्ता बनता जाता है। इस वजह से विश्वास रखो, लोगों को समझाओ, मेहनत करो, सब बन जाएगा। काफ़ी मज़ा आया आपको सुनने में, बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव भी था। बहुत ऐसी छोटी-छोटी बातें पता चली जो जनरली नहीं पता चल पाती हैं। जो क्योंकि हर चीज़ आप तो वेबसाइट के थ्रू नहीं पता चल पाती है। जैसे आपने हॉस्टल प्रोसेस की बात करी, आपने फीमेल्स की बात करी, लेकिन मेल्स में भी सिमिलरली वही प्रोसेस है। अलग-अलग हॉस्टल्स में अप्लाई करना है और पूरा वही प्रोसेस है। तो काफ़ी मज़ा आया एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट थैंक यू योर सो टाइम मच। एंड हमसे बात करने के लिए। तो थैंक यू, थैंक तो आज के इस सेशन में इतना ही। कुछ और कहना है आपको? यू। या नहीं आज नहीं के लिए नहीं, इतना काफ़ी है? आज के सेशन में ऐसा है, फिर कभी। जी, जी। तो तो
आज आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग ड्यू एस्पायरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। प्लस क्योंकि हमने सिर्फ मिरांडा की बात नहीं करी, हमने काफ़ी और भी बात करी, हॉस्टल की बात करी हमने, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की बात करी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू। टेक केयर।